हेलो एवरीवन। पहली क्लास में हम लोग ने हिमालय पर विस्तार पर चर्चा की थी। अब हम लोग दक्षिण भारत की और पूर्वी भारत की कुछ पहाड़ी हैं उन पर चर्चा करेंगे और इसके बाद अगली क्लास में इसके 50 एमसीक्यू भी लगाएंगे। तो हर क्लास का यही शेड्यूल रहेगा कि पहले क्लास उसके बाद उसके एमसीक्यू। आपसे बस अनुरोध इतना है कि अगर आप नोट्स बनाएं तो बहुत अच्छी बात है, वरना पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम पर मिल ही जाएगी, तो वहाँ से पीडीएफ आप ले सकते हैं। ठीक है। और पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद भी अगर आप चाहें तो नोट्स बनाएं, क्योंकि मेरी सजेशन है कि आप नोट्स बनाएं और नोट्स बनाने के बाद उसको प्रॉपर रिवीजन करें, अच्छे से उसको याद करें, क्योंकि ये वनडे एग्ज़ाम के लिए तो है ही, इसके अलावा स्टेट पीएससी के लिए भी बहुत ही कारगर साबित होगी, प्री के लिए। तो आपसे अनुरोध बस इतना है कि आप अपने नोट्स बनाइए और उसको याद करिए। इससे बाहर आने की संभावना कम है, क्योंकि कुछ अगर थ्योरी वाली क्लास में रह जाता है तो उसको हम लोग एमसीक्यू में कवर कर लेंगे। ठीक है। पूर्वी भारत की पहाड़ियों पर आज चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि यह जो वीडियो है, अभी जो पूर्वी भारत की अपन मैप के थ्रू पढ़ रहे हैं, उसके बाद पूर्वी भारत की जो पहाड़ियाँ हैं उन पर थोड़ा और चर्चा करेंगे विस्तार में, क्योंकि यहाँ से प्रश्न अब ज़्यादा बनने लगे हैं। तो एमसीक्यू की जब क्लास लगाएंगे तो उसमें थोड़ी पूर्वी भारत की थोड़ी डिटेल में जो पहाड़ियाँ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अभी केवल मैप में थोड़ा आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पर ऐसी ऐसी पहाड़ियाँ इस तरफ हैं और ऐसी ऐसी पहाड़ियाँ इस तरफ हैं। उसके बाद जब एमसीक्यू लगाएंगे, क्योंकि हम लोग हिमालय तो अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, जब बात पूर्वी पहाड़ियों की आती है, दक्षिणी पहाड़ियों की आती है, तो हम लोग थोड़ा उसके साथ कोताही बरतते हैं और फिर परीक्षा में इनसे प्रश्न आते हैं तो लगता है कि चैप्टर अधूरा रह गया है ना। तो अभी केवल हम पूर्वी भारत के एक मैप में देखेंगे, उसके बाद केवल पूर्वी भारत के लिए हम लोग एमसीक्यू वाली क्लास में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे जब इनके एमसीक्यू लगाएंगे। ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पूर्वी भारत में पटकाई बूम, गारो जयंती की गारो खासी जयंती और लुसाई, ठीक है, ये पहाड़ियाँ हैं, इनके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। पटकाई पर्वत श्रृंखला भारत और म्यांमार अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। जो पटकाई जो पर्वत श्रृंखला है, यह म्यांमार से सीमा बनाता है अंतर्राष्ट्रीय। क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी जो है म्यांमार से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। ठीक है। तो पटकाई, इस पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई हिमालय से काफ़ी कम है। यह श्रृंखला असम, नागालैंड, मणिपुर और मेघालय, मिजोरम में फैली हुई है। जो पटकाई भूमि है वो असम, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में फैली हुई है। ठीक है। पटकाई भूमि के भी 3 भाग हैं, पटकाई भूमि, गारो खासी जयंती और लुसाई पहाड़ियाँ। ठीक है। तो गारो खासी जयंतियाँ और पटकाई भूमि, ठीक है, और इसके बाद लुसाई पहाड़ियाँ, इसको पढ़ेंगे। नागा पहाड़ियों में नागालैंड में स्थित हैं, नागा पहाड़ियाँ जो हैं नागालैंड में स्थित हैं और भारत और म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती हैं। ठीक है। कौन सी पहाड़ियाँ? नागा पहाड़ियाँ भी। ठीक है। इसके बाद आरावली श्रेणी। अब दक्षिण भारत की और कुछ मध्य भारत की पहाड़ियों पर चर्चा करेंगे। पूरी भारत की जो है थोड़ी डिटेल से हम लोग एमसीक्यू लगाएंगे, उस क्लास में चर्चा कर लेंगे। ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे आरावली श्रेणी। यह गुजरात से लेकर राजस्थान, हरियाणा तक 800 किलोमीटर तक फैली हुई है। ठीक है। जो आरावली श्रेणी है वो ना कि राजस्थान में, बल्कि हरियाणा और गुजरात में भी इसका कुछ हिस्सा आता है। ठीक है। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पूछी जाती है, गुरु शिखर है। ठीक है। तो आरावली श्रेणी की सर्वोच्च चोटी का कौन सी है? गुरु शिखर है। इसके बाद यह पर्वत श्रेणी 570 मिलियन वर्ष पुरानी है। 570 वर्ष पुरानी है। ये सिर्फ भारत की नहीं, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। अगर प्रश्न आता है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, तो अरावली है ही। इसके बाद आता है कि एशिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, तो अरावली, और विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला, तो अरावली। ठीक है। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। हिमालय नवीन पर्वत है, याद रखिएगा, अरावली सबसे प्राचीन पर्वत है। ठीक है। इसके बाद अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची छोटी गुरु शिखर हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, जो कि राजस्थान में स्थित है। ठीक है। इसको राजस्थान का माउंट आबू भी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद विंध्याचल पर्वत श्रेणी। यह पर्वत श्रृंखला मूलदार, जो कि गुजरात,
मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड में फैली हुई है। कौन सी पर्वत श्रृंखला? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैले इसके हिस्से को भारनेर की पहाड़ी कहते हैं, भारनेर की, ठीक है, भारनेर या भांडेर की पहाड़ी कहते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर फैले इसके कुछ हिस्से को कैमूर की पहाड़ी कहते हैं, ठीक है, कैमूर की पहाड़ी। इसके बाद झारखंड में विंध्याचल के कुछ हिस्से को पारसनाथ की भी पहाड़ी कहते हैं, ठीक है। तो इसके जो कुछ भाग हैं इनको हम लोग भारनेर या भांडेर, कैमूर और पारसनाथ की पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। इसके जैसे कि देखेंगे तो जो हिस्सा है पारसनाथ, विंध्याचल का कुछ हिस्सा ऐसा है कि जो कुछ हिस्से को हम लोग भांडेर श्रेणी से जानते हैं, बीच कुछ हिस्से को हम लोग कैमूर के नाम से जानते हैं और कुछ हिस्से को पारसनाथ की पहाड़ी के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके बाद पारसनाथ की जो पहाड़ी है उस पर एक बहुत प्रसिद्ध जैन मंदिर स्थित है और इस ऊंचाई की 1365 इसकी ऊंचाई है पारसनाथ की, ठीक है। इसके बाद विंध्याचल के बाद सतपूर्णा श्रेणी। सतपूर्णा श्रेणी दक्कन के पठार का ही भाग है, ये 3 भाग में बटी हुई है। सतपूर्णा श्रेणी भी 3 भाग में बटी हुई है। कौन कौन से भाग? मैकाल, महादेव और सतपुड़ा, ठीक है। पश्चिम में इसे राजपीपला की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। पश्चिम में इसे राजपीपला की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश में इसके भाग को महादेव पहाड़ी के नाम से जाना जाता है और छत्तीसगढ़ में इसे मैकाल पर्वत के नाम से जाना जाता है। जो यह भाग है यानी कि सतपुड़ा का पूर्वी भाग है, इसको हम लोग मैकाल के नाम से जानते हैं, मध्य भाग को महादेव के नाम से जानते हैं और जो पश्चिमी भाग है इसको सतपुड़ा कहते हैं और इसी पर राजपीपला की पहाड़ियाँ स्थित है। उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। सतपूर्णा श्रेणी में इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ स्थित है, ठीक है। माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, ठीक है। और विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी, यहाँ पर मैंने बताया नहीं है लेकिन आप नोट्स कर लीजिएगा, विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी जो है सिद्ध बाबा है, ठीक है। आप करिएगा, विंध्याचल पर्वत श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है उसको हम लोग सद्भावना शिखर के नाम से जानते हैं और उसको कहीं कहीं गुडविल भी किताबों में लिखा मिलेगा। यह मध्य प्रदेश के दमोह ज़िले में स्थित है। मध्य प्रदेश का एक ज़िला है दमोह ज़िला, वहाँ पर यह स्थित है। तो प्रश्न अगर आ सकता है कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सद्भावना शिखर या गुडविल के नाम से आप इसको लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सतपुड़ा का हम लोग को पता ही चल गया कि धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई जो है 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है और यह मध्य प्रदेश के ऐसे अगर आप भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं तो इससे संभावना यही है कि आपसे किसी पर्वत की ऊंची चोटी पूछ लें। जिला मुश्किल है ऐसा पूछें, राज्य पूछ सकते हैं। तो मध्य प्रदेश राज्य में दोनों चोटियाँ हैं क्योंकि यह पर्वत जो है विंध्याचल और सतपुड़ा मध्य प्रदेश में ही फैला हुआ है। एक चीज़ और याद रखिएगा कि विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के मध्य से जो नदी निकलती है बहुत ही इम्पोर्टेंट नदी है, इसका नाम है नर्मदा, ठीक है। नर्मदा नदी जो है विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के मध्य से गुजरती है। इसी श्रेणी के उत्तरी भाग पर नर्मदा नदी और दक्षिणी भाग पर ताप्ती नदी बहती है और सतपुड़ा के जो दक्षिणी भाग है वहाँ पर आपको ताप्ती नदी दिख जाएगी। तो प्रश्न आ सकता है कि नर्मदा नदी किन 2 पहाड़ियों के मध्य बहती है, तो विंध्याचल और सतपुड़ा, ठीक है। अगर प्रश्न आता है कि ताप्ती नदी किस पर्वत के दक्षिणी भाग पर बहती है, तो सतपुड़ा पर्वत। अरेंज करने के लिए भी आ सकता है, तो याद रखिएगा पहले ताप्ती नदी है, उसके बाद सतपुड़ा पर्वत है, फिर नर्मदा नदी है, फिर विंध्याचल पर्वत है, ठीक है। उम्मीद है इतना आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम लोग रिवीजन करेंगे तो और समझ में आ जाएगा। चलिए कर ही लेते हैं। तो विंध्याचल पर्वत में हमने क्या क्या पढ़ा कि यह गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड में फैला हुआ है। विंध्याचल पर्वत को भारनेर पहाड़ी, कैमूर श्रेणी और पारसनाथ की पहाड़ी में बांटा गया है। पारसनाथ की पहाड़ी पर एक जैन मंदिर स्थित है। और सतपुड़ा श्रेणी में हमने पढ़ा कि यह भी 3 भागों में बटा हुआ है। राजपीपला को जो पश्चिमी भाग है उसको सतपुड़ा और उसी पर राजपीपला की पहाड़ी स्थित है। महादेव मध्य भाग को कहते हैं और महादेव पर ही याद रखिएगा कि महादेव पर ही जो है धूपगढ़ की पहाड़ियाँ स्थित हैं, ठीक है। जो सबसे ऊंची चोटी है, किस चोटी पर है? महादेव श्रेणी पर। अगर आप भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं तो हो सकता है पूछ ले कि सतपुड़ा का जो सबसे ऊंचा पहाड़ी है धूपगढ़ ना देकर
पर्वतीय क्षेत्र पूछ ले तो महादेव है। ठीक है, महादेव की पहाड़ियों पर ही एक चोटी है जिसका नाम धूपगढ़ है, जो कि ना सिर्फ सतपुड़ा की बल्कि मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नर्मदा के बारे में हमने बता ही दिया है कि यह दोनों पर्वत श्रृंखला के मध्य बहती है, और जो ताप्ती नदी है वो सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है। ठीक है, इसके बाद महाराष्ट्र की कुछ पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, उन पर चर्चा करेंगे। तो यह पूरी तरह से एक अजंता पर्वत श्रेणी है। अजंता पर्वत श्रेणी यह पूरी तरह से महाराष्ट्र में स्थित है। तो अजंता श्रेणी केवल महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, इस पर्वत श्रेणी को में स्थित गुफाएं गुप्तकालीन चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं। जो अजंता श्रेणी है उसमें कुछ गुफाएं हैं जो कि गुप्तकालीन समय से संबंधित हैं। ठीक है, इसके बाद सतमाला पर्वत, हरिश्चंद्र पर्वत, यह भी महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रृंखला महाराष्ट्र में स्थित है या महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। तो याद रखेंगे सतमाला पहाड़ी, हरिश्चंद्र पहाड़ी और अजंता पहाड़ी। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। और एक पहाड़ी और है जो कि महाराष्ट्र और कर्नाटक तक फैली हुई है, उसका नाम है बालाघाट पर्वत श्रृंखला, जो कि महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक तक फैली हुई है। इसी पर्वत श्रृंखला पर गोदावरी नदी और भीमा नदी का जल विभाजन भी होता है। जो गोदावरी नदी है और जो भीमा नदी है, याद करिएगा, जो गोदावरी नदी है और जो भीमा नदी है उसका भी जल विभाजक का काम यही पर्वत श्रृंखला करती है। कौन सी? बालाघाट पर्वत श्रृंखला। इसके बाद पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखलाओं को पश्चिमी घाट मतलब सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है, और पूर्वी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखलाओं को पूर्वी घाट के नाम से जाना जाता है। जो कि पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखला हैं इनको सह्याद्री पर्वत के नाम से जानते हैं, और जो पूर्वी पर्वत श्रृंखला हैं इनको पूर्वी घाट के नाम से जानते हैं। इसको पश्चिमी घाट भी कहते हैं, लेकिन पश्चिमी घाट के साथ साथ इसको सह्याद्री पर्वत भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। और अब जो हम लोग हैं दक्षिणी भारत की कुछ पहाड़ियों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे नल्ला मलाई की पहाड़ी। ठीक है, यह पहाड़ी आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के दक्षिणी तट पर दक्षिण में स्थित है, जो उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। मैप में समझेंगे। ये जो पहाड़ी है नल्ला मलाई की, एक कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित है। प्रश्न आ सकता है कि कृष्णा नदी किस पहाड़ी के उत्तर में बहती है। ठीक है, तो नल्ला मलाई की या नल्ला मलाई जो पहाड़ी है वो कृष्णा नदी के किस तरफ स्थित है। अरेंज करने को भी आ जाएगा, लेकिन वो अभी बाद में। ठीक है, तो है नल्ला मलाई जो है दक्षिण में कृष्णा नदी के बहती है, कृष्णा नदी की पहाड़ी स्थित है। जाब्दी की पहाड़ी के बारे में पढ़ेंगे। ये जाब्दी की पहाड़ी जो नल्ला मलाई के दक्षिण में स्थित है, तमिलनाडु राज्य में है पहाड़ी स्थित है। ठीक है, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पर्वत है, इसका नाम है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियाँ आप याद रखेंगे। यहाँ यह पहाड़ी पूर्वी घाट पर और पश्चिमी घाट को मिलते हैं। यह पहाड़ी भी जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ पर स्थित है। यह पहाड़ी केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य में फैली हुई है। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य में जो है नीलगिरी की पहाड़ियाँ फैली हुई हैं। नीलगिरी की पहाड़ियाँ को पहाड़ियों की रानी कहा जाता है। प्रश्न बन सकता है कि दक्षिण भारत की किस पहाड़ी को पहाड़ियों की रानी कहा जाता है। तो नीलगिरी पहाड़ी को। ठीक है, इसकी जो सर्वोच्च चोटी है, याद रखिएगा भाई, बहुत बार पूछी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी को डोला बेटा कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट बनाकर लिख लीजिएगा। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी को डोला बेटा के नाम से जानते हैं, जो कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो पहली अभी चर्चा करेंगे, दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोला बेटा है, जो कि नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। यही याद करते चलिएगा, नोट्स पर आप रिवीजन करेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। प्रश्न हमने क्या पढ़ा? नल्ला मलाई पढ़ा, जो कि कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित है। जाब्दी की पहाड़ी पढ़ी, और नीलगिरी पहाड़ी को पहाड़ियों की रानी कहा जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी डोला बेटा है। आप उसकी ऊंचाई याद कर सकते हैं, 2637 मीटर स्थित है। ठीक है, मीटर किलोमीटर में कन्फ्यूज ना होइएगा, ज़्यादातर हमने पढ़ाई है जो मीटर में ही पढ़ाया है। ठीक है, इसके बाद अन्नामलाई की पहाड़ियों पर चर्चा करेंगे। यह नीलगिरी के भी दक्षिण में स्थित है। यह केरल और तमिलनाडु राज्य में इसकी सीमा पर स्थित है। कहाँ पर? केरल और तमिलनाडु राज्य की सीमा पर।
जिसकी सबसे ऊंची चोटी अनामुदी है। याद रखिएगा, अरेंज करने के लिए आ सकती हैं, एक तरफ आपको चोटी, एक तरफ पर्वत श्रृंखला दे जाएंगी, उसमें से आपको मैच करना है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, नीलगिरी की पढ़ा था डोड़ा बेटा, अनामलाई की आप लिखेंगे अनामुदी। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है 2695 मीटर है। यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन बनेगा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो रखिए, याद रखिएगा अनामुदी। ठीक है, किस पर्वत श्रृंखला पर है? तो अनामलाई पर। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, तो अभी हमने पढ़ा डोड़ा बेटा, जो कि नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। इसके बाद कार्डमम की पहाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह केरल और तमिलनाडु राज्य पर स्थित है। यह भारत की अंतिम पहाड़ी है। याद रखिएगा, अगर प्रश्न आता है कि भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी कौन सी है, तो कार्डमम की पहाड़ी है। इनको इलायची की पहाड़ी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि उन पर इलायची की खेती होती है, इसलिए इनको इलायची पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो प्रश्न हो सकता है आपसे कार्डमम की पहाड़ी ना पूछें, इलायची की पहाड़ी पूछ लें। तो सबसे दक्षिणी भाग में हमारी इलायची की पहाड़ियाँ हैं या कार्डमम की पहाड़ी है। थोड़ा क्रम याद रखेंगे, सबसे दक्षिण में इलायची या कार्डमम की पहाड़ी, अन्नामलाई, नीलगिरी और नल्लामलाई। ठीक है, यह 4 पहाड़ियाँ आप क्रम से याद रख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपको क्रम संयोजन में पूछ सकते हैं कि दक्षिण से उत्तर की ओर अरेंज करिए या उत्तर से दक्षिण की ओर अरेंज करिए। तो आप इस तरीके से बना लीजिएगा कि सबसे पहले दक्षिण में कार्डमम या इलायची की पहाड़ी, इसके बाद अन्नामलाई और इसकी ऊंची चोटी, नीलगिरी और इसकी ऊंची चोटी, और नल्लामलाई की पहाड़ियाँ आप याद रखिएगा। जापदी रखना हो तो रखिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद बालाघाट का याद रखिएगा कि यह 2 नदियों में, कौन कौन सी नदी में? गोदावरी और भीमा नदी के जल विभाजक का काम करती हैं। अजंता गुप्तकालीन चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, सतमाला और हरिश्चंद्र यह पहाड़ी श्रेणी महाराष्ट्र में पूरी तरह से स्थित है। याद रखिएगा, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी जो है महेंद्रगिरी है। महेंद्रगिरी है, जो कि जबकि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनामुदी है। थोड़ा देखिएगा, अगर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाती है तो आप क्या बताएंगे? कमेंट बॉक्स में बताइए, अभी मैंने बताया है। दूसरा, अगर दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछी जाती है तो आप क्या बताएंगे? कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके बाद अगर मान लीजिए पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाती है तो आप बताएंगे महेंद्रगिरी पर्वत। ठीक है, महेंद्रगिरी पर्वत। और अगर पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाती है तो आप बताएंगे अनामुदी। ठीक है, क्या बताएंगे? अनामुदी। और दक्षिण भारत की पूछी जाएगी तो भी, क्योंकि यह जो अनामुदी है पूर्वी घाट पर, पश्चिमी घाट पर स्थित है। ठीक, साथ साथ यह दक्षिण की भी है। तो पश्चिमी घाट की ही अकेले पूछे तो भी हम क्या बताएंगे? अनामुदी। ठीक है, और अगर दक्षिण की भी पूछे, पूरे दक्षिण भारत की, तो भी अनामुदी। लेकिन अगर पूर्वी घाट की पूछती है तो हम बताएंगे महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला, महेंद्रगिरी चोटी। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको भी पढ़ेंगे। इसके बाद अगर आपसे गुरु शिखर पर्वत के बारे में पूछे तो आप बता सकते हैं। अगर आपसे सतपुड़ा श्रेणी के बारे में पूछे तो भी आप बता सकते हैं। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के बारे में बताएं तो भी बता सकते हैं। सतपुड़ा और विंध्याचल के मध्य नर्मदा नदी बहती है, यह आप याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है, वहाँ आने की पूर्णतः संभावना है। इसके बाद कुछ और पहाड़ियाँ हैं, जैसे कि मांडव की पहाड़ियाँ, जो कि गुजरात के कठियावाड़ में स्थित है। याद रखिएगा, मांडव की पहाड़ियाँ गुजरात के कठियावाड़ में स्थित हैं। एक सेवराय की पहाड़ी है जो कि तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, और जिसका विस्तार है जो 50 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, कभी कभी पूछ ली जाती हैं। एक नामचा पर्वत याद रखिएगा, जो कि अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बॉर्डर पर स्थित है। कई बार यह चर्चा में रहा है नामचा पर्वत, तो इसको आप याद रखिएगा, जो कि हिमालय की पूर्वी चोटी भी है। प्रश्न आता है जब अरेंज करने के लिए, तो हम लोग जब चर्चा करते हैं हिमालय पर, तो उसकी जो पूर्वी चोटी पर चर्चा करते हैं नामचा पर्वत, वो अरुणाचल प्रदेश में है, उसको याद रखिएगा। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम लोग इसके MCQ लगाएंगे, लेकिन अभी एक चीज़ और रह गई है, उस पर भी चर्चा करें। पहले बता दें कि इसके बाद हम लोग इसके MCQ भी लगाएंगे,
और MCQ लगाने के साथ साथ कुछ अलग से फैक्ट देखेंगे जो कि नई परीक्षाओं में आए हैं और उनकी आने की संभावना भी है, और कुछ चीज़ जो रह गई है जो कि मैप में समझाना उसको सही नहीं था, उसको हम थ्योरी में अलग से नोट्स करके आपको लिखवा देंगे। ठीक है, तो नामचा पर्वत के बारे में आप समझ ही गए हैं कि यह तिब्बत के बॉर्डर पर है, भारत तिब्बत के बॉर्डर पर। एक अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है, याद रखिएगा, बहुत बार पूछी गई है, इसलिए हमने इसको नोट किया अलग से। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है, जबकि लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी नारचो है। इसकी आने की संभावना ज़्यादा है लक्षद्वीप वाले की, क्योंकि सैंडल पीक 2-3 बार पूछी जा चुकी है। तो आप याद रखिएगा कि लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी नारचो है और अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है। ठीक है, इसके बाद हम लोग MCQ लगाएंगे, कम से कम 50 या उससे थोड़े ज़्यादा MCQ लगाएंगे, उसमें थोड़े एक्स्ट्रा फैक्ट भी शामिल करेंगे। तो जो भी हमने पढ़ा है और जो परीक्षाओं में पूछा गया है वो दोनों को मिक्स करके बहुत अच्छे MCQ हमने बनाए हैं। आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगती है, आपको लगता है कि यह आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर ऐड होइएगा, क्योंकि वहाँ पर MCQ के साथ साथ कुछ इम्पोर्टेंट PDF भी शेयर करते हैं। तो आप टेलीग्राम की जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स में भी रहेगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको वहाँ मिल जाएगी। दूसरा दोस्तों, अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपको पसंद आया है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो एक बार अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में तो आप करिएगा, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। लाइक करने का कुछ आपको लगता नहीं है, नहीं सब्सक्राइब करने का कुछ लगता है, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा, थोड़ी मेहनत और करूँगा तो और कुछ लिखने का, PDF बनाने का थोड़ा लगता है समय, लेकिन हो जाता है। आपको क्लास हमेशा क्रम से मिलेगी, थोड़ा सब्र बना कर रखें और जो चीज़ दे रहे हैं उसको आप याद करिएगा। और किसी भी परीक्षा में बैठे हैं आप, वनडे एग्जाम में, आप देखेंगे क्वेश्चन यहीं से आएगा। ये सारे प्रश्न आए हुए हैं और जो भी फैक्ट है उनको बहुत मेहनत से शामिल करते हैं, और जो रह जाते हैं जैसा लगता है कि इसका आना इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हो सकता है मन में लगे कि कहीं कहीं ना छूटे ना, तो कोशिश करेंगे उसको MCQ में ऐड करने का, है ना। तो कोई भी क्लास आपको व्यर्थ नहीं जाएगी, आपका एक एक मिनट कीमती है, इसका पूरा ध्यान रखा गया है, इसीलिए क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं करते हैं। ये क्लास 2 भाग में है, लेकिन ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि एक ही भाग में छोटे छोटे चैप्टर जो हैं उनको करें। अगला जो चैप्टर हमारा है वो नदियों को लेकर या झीलों को लेकर हो सकता है, इसकी बात में PDF टेलीग्राम पर आपको बता दिया जाएगा। क्योंकि अभी आप नोट्स बनाइएगा, इसको याद करिएगा, 1 या 2 दिन में आपको MCQ जो क्लास है उसको रख देंगे, या फिर ऐसा करेंगे कि लगभग 500 क्लास की MCQ 4-5 चैप्टर की मिक्स करके बना देंगे, 500 MCQ की एक क्लास बना देंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यह रहेगा, आप अच्छी पढ़ाई करिएगा। उम्मीद है कि 2025 में आप अपने मिशन पर कामयाब होंगे। ऐसी इन्हीं शुभकामनाओं के साथ विदा लेते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।